सर इन सारी चीज़ों के तरीके जितनी भी चीज़ें आपने कही हैं, हमने देखा कि आप राज्य खेल मंत्री भी रहे 14 वाली कार्यकाल में। फिलहाल 2024 है ये, इस समय हफीजुल हसन झारखंड सरकार की तरफ से खेल मंत्री हैं। आप अपनी तरफ से सर, अगर आपको हम ये कहें कि सिंक्रोनाइज़ करके ये बताएं कि आप बेहतर थे या हफीजुल हसन साहब, आपने बेहतर चीज़ें की हैं युवाओं के खेलने के लिए या हफीजुल हसन साहब, आपने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस मंत्रालय को यूज़ करके लोगों तक डिलीवर किया है अपनी सेवा को, या फिर हफीजुल हसन साहब, तो कौन बेहतर है? नहीं, कहीं भी कंपेरिजन करना खुद से या तो शोभा नहीं देता है और कहीं लगता भी नहीं है। आप उसका मूल्यांकन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जी। 2014 के बाद पहली बार हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, फिल्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने कई एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पॉलिसीज बनाई, पॉलिसी लेक थी, और जिसके कारण इस झारखंड के अंदर, चूँकि मैं टूरिज्म मिनिस्टर भी था, तो इस झारखंड के अंदर कई एक पोटेंशियल है जहाँ से हम टूरिज्म को आगे ले जा सकते हैं। 2014 के बाद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी, चूँकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो था खेलगांव। एक नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस ने उसको बनाया था। उसका जो भी विवाद रहा वो अलग विषय है, लेकिन वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। कोई भी एथलीट आते हैं तो एक कैंपस के अंदर इतने सारे, सर एक बहुत बड़ी चीज़ भी है कि हमने एक ऐसा स्टेडियम बनाया जो ओलंपिक होल्ड कर सकता है 100%, और उसका इस्तेमाल नहीं होने के कारण वो एक हाथीदांत के रूप में हम लोग के समक्ष था। तो उस समय झारखंड में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक MU किया था CCL से, और हमारा लक्ष्य था मिशन ओलंपिक 2024 जो अभी चल रहा है। यस सर। हम लोगों ने वहाँ पर जिस तरह से अन्य देशों में जहाँ स्पोर्ट्स अच्छा करते हैं लोग, चाइना हो या अमेरिका हो या फिर बाकी देश जो ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं, खेलों में अच्छा करते हैं, हम लोगों ने देखा कि भाई अगर यदि आप बच्चों का स्क्रीनिंग छोटे स्तर से नहीं करते हैं और स्क्रीनिंग करके उनको यदि आगे नहीं लेके जाते हैं, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप बिना जंग लड़े हुए अपने भारत के झंडा को सबसे ऊपर खड़ा कर सकते हैं। अमेरिका के ऊपर भी आप उसको खड़ा कर सकते हैं, और पोडियम पे जब आप खड़ा होते हैं तो अमेरिका के सामने भी आपका राष्ट्रधुन बजता है। तो एक सपना लेकर के हम लोगों ने CCL के साथ एक MU किया था, झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, उसको हम लोगों ने बनाया। 1400 कैडेट का हम लोगों ने सिलेक्शन किया कई एक फेजों में, और उनकी उम्र थी 8 से 14 साल के बीच के बच्चे, जिनको हम लोगों ने स्क्रीन किया। लाखों बच्चों में हम लोगों ने चुना, और 1400 कैडेट्स में आधे कैडेट्स के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2-3 साल के अंदर में ही हमारे झारखंड के बच्चों के पोटेंशियल ऐसी थी कि लुधियाना से लेकर के पटियाला तक और लखनऊ से लेकर के बाकी जगह के जो स्पोर्ट्स के जो एकेडमी है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उनसे अच्छा, तो उन लोगों के लिए चर्चा का विषय हो गया था, भाई ये बच्चे अच्छा कैसे कर रहे हैं, क्या खा रहा है लोग, कितना अच्छा कैसे कहाँ से कर रहा है। चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे हमारे यहाँ कई एक आशा फ्लोरेंस हो या आशा हो, ये सारी बच्चियाँ कई एक जगह में अच्छा कर रही थी। लेकिन आप इसको दुर्भाग्य समझिए, एक्सीलेंस सेंटर कई एक पद्मश्री से लेकर बड़े बड़े जो अपने कोचेस थे उनको हम लोगों ने हायर किया था। एक पॉजिटिविटी आ रही थी, लग रहा था कि भाई यहाँ से झारखंड में कुछ अच्छा करने वाला है, हम लोगों का अच्छा पूरा चल भी रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार गई, इन लोगों ने उस JSS को पूरी तरह से एक ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जिसका कारण रहा कि बच्चे जो है वो छोड़ करके वहाँ के कोचेज, अच्छे कोचेज छोड़ के चले जाने लगे, और पूरा मिशन जो है पूरी तरह से डंप हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर कई एक विवादों में उसके कुछ कैडेट्स डेथ भी कर गए, वो पूरा वेंचर ही खत्म हो गया। दूसरा, ग्रामीण स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए फुटबॉल को हम लोगों ने टारगेट किया था, और फुटबॉल को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आमंत्रण कप जब किया था, तो रिकॉर्ड हम लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन वन टूर्नामेंट, एक बार में लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे एक टूर्नामेंट में खेले पूरे झारखंड प्रदेश से। ऐसा हम लोगों ने एक प्रयास चालू किया। छोटे स्तर पे हमने इसका बोर्ड देखा था। 100%। तो जो पंचायतें थी वो हमारे यूनिट 4402 पंचायतों से हम लोगों ने खेल प्रारंभ करा था, और युवाओं को टारगेट करके हमारे युवा विभाग ने कमल क्लब बनाया था। नाम को लेकर भले विवाद हो, लेकिन इस क्लब को ही इन लोगों ने नाम चेंज करके किया है। इसमें हम लोगों ने जो भी बच्चे 40 साल के उम्र के हैं उस पंचायत के अंदर, वो कमल क्लब के बाकायदा मेंबर थे, जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट से हम लोगों ने उसको अनुबंधित भी कराया था, और सभी पंचायत में 4402 पंचायत में उसका गठन किया था।
उसका उद्देश्य ये था कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, वो कल्चर को प्रमोट करे, और युवाओं के लिए खेल के मैदान से लेकर के विवेकानंद जी के नाम पर एक जिम्नेजियम और एक हम लोग एक वहाँ पे लाइब्रेरी ये दे करके युवाओं को जो नेगेटिव चीज़ों में जो जाते हैं, जब तक जो खाली जो दिमाग है वो शैतान का घर होता है, आप उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं और वो भी पॉजिटिव अप्रोच में, पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव कामों में, तो फिर वो दूसरी जगह तलाशने लगता है। तो अच्छा है कि हमारा जो चैलेंजेज है, विशेष करके जो उग्रवादी क्षेत्र रहा है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वो तुरंत हमारे लोगों को भड़का देते हैं, तो उसको टारगेट करके उसमें पॉजिटिव वेव्स के साथ वो खेल से जुड़े, या कोई कल्चरल जो हमारा रिचनेस रहा है उसके साथ जुड़े, या फिर उसको कुछ हम ऐसा माहौल दें, ऐसा लिटरेचर दें जहाँ से बैठ करके वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस देश के लिए, इस झारखंड के लिए नशे की तरफ ना जाए, उग्रवाद की तरफ जाए ना, नक्सलवाद की तरफ ना जाए, उसको सोशल एलिमेंट ना बने, इन चीज़ों को लेकर एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ। एज ए यूथ ऑफ झारखंड, मेरा बैडमिंटन खेलने का बहुत मन है। मतलब ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप खेल मंत्री रह चुके हैं, एक फ़िलहाल खेल मंत्री हैं, जब से झारखंड तब से है। क्या आपको ऐसा कभी लगा कि झारखंड में क्रिकेट को जैसा बिल्डअप मिला है वैसा लॉन टेनिस को नहीं मिल पाया, टेबल टेनिस को नहीं मिल पाया, हॉकी को नहीं मिल पाया, फुटबॉल तो चलिए फिर भी आज किसी तरीके से सांसें ले रहा है, जिंदा है, अपने जीवन को घसीट रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? क्रिकेट को बहुत बिल्डअप मिला। सही कह रहे हैं। ये खाली झारखंड की परेशानी, पूरे देश की परेशानी है भाई। क्रिकेट को लोगों ने ऐसा प्यार दिया है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हम हॉकी में मास्टर थे। बिल्कुल थे सर। आज़ादी के पहले हम ओलंपिक गोल्ड लेकर के आए थे। आज़ादी के बाद लगातार हमारी बादशाहत थी, ध्यानचंद जी को लेकर के, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी, जो हमारे झारखंड के कई एक लास्ट ओलंपियन हमारे सिल्वानिस डुंगडुंग, लास्ट ओलंपियन अभी भी है हमारे झारखंड, लास्ट ओलंपियन। उसके बाद हमको ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिला, लास्ट ओलंपियन। उसके बाद 83 में हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत गए, और उसके बाद देश का माहौल कपिल देव जी और गावस्कर जी उनके बीच चला गया। सब लोगों ने क्रिकेट को बहुत प्यार किया, और क्रिकेट को आगे बढ़ाने, और इसमें जितना चार्म दिखा, ग्लैमर, और उससे लोग जो है बाकी खेलों को, लेकिन जब से मोदी जी आए, आप अगर एक चीज़ को देखेंगे, बाकी स्पोर्ट्स में भी, आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके आप अंजू बॉबी जॉर्ज से बात कर लीजिए, आप पीटी उषा जी से बात कर लीजिए, आप किसी भी आज के नीरज चोपड़ा जी से बात कर लीजिए, या धोनी, इवन धोनी से भी बात कर लीजिए, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो सारे लोग इस बात के लिए जरूर इस सरकार को अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने खेलों को बराबर, सभी खेलों को बराबर तवज्जो दिया, और पूरे खेल के साथ आगे बढ़ने का। खेलो इंडिया भारत ने, इस गवर्नमेंट ने चालू किया, फिट इंडिया तो हिट इंडिया ये इसने चालू किया। तो खेलों के ऊपर जो भी, देखिए, ये अगर स्वामी विवेकानंद जी को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा एक जोर था। वो जोर क्या था कि भाई सबको फुटबॉल खेलना चाहिए। फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए? फुटबॉल का मैदान जो बंगाल में हम लोग देखते हैं, क्लब या फुटबॉल का मैदान, वो कहता है फुटबॉल का मैदान आपको सामूहिकता सिखलाता है, आपको एकाकी जीवन से अलग दिखाता है। मनुष्य एकाकी जीवन, एक व्यक्तिगत, एक मनुष्य के रूप में। और जब भी आज का जो समय है, मार्केट जहाँ इतना हावी है कि हर घर में 5 लोगों को 5 तरीके से आइडेंटिफाइड कर दिया है। अब उसमें एका नहीं है, 5 लोग 5 मोबाइल के साथ 5 घर में रहते हैं, उनका मिलना भी होता है और बात भी होता है तो मोबाइल के माध्यम से होता है। ऐसे एकाकी जीवन से समाज जो है ना विखंडित होता चला जाता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज जो है सामूहिकता से बनता है, सामुदायिकता से, कम्युनिटी से बनता है। उनका एक फोकस था कि भाई अगर सामुदायिकता, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे। मान लीजिए गोल करना है, तो गोल करना है बैक से लेकर के फॉरवर्ड तक जाने के लिए कई एक मिड हाफ और सेंट्रल को पास देकर के जाने के बाद एक दूसरे से तब हम जाके चलते हैं। तो हमारा भी एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में एक सामूहिक या सामुदायिक लक्ष्य है कि अपने देश के लिए सर्व करना है। और इसमें यदि नागरिकों का एक दूसरे के प्रति तालमेल ना रहे, एक दूसरे के साथ यदि उसका कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे के साथ तो यदि अच्छा से कम्युनिकेट ना कर सके, तो फिर आगे जा कर के आपको सक्सेस का जो चांसेस जो गड़बड़ हो जाएगा। तो विवेकानंद जी की उन बातों को प्रेरणा लेकर के मोदी जी ने और इस गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने और हम लोगों ने जो प्रयास किया था, इसको एक इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं कि भाई उसके साथ जोड़ करके जो एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी एंड साउंड माइंड रह सकता है, और उससे ही आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एज ए पर्सन वैभव आप तभी तक हैं जब तक आपकी बॉडी आपके साथ है।
जब आप वैभव, जब आपकी बॉडी आपके साथ वैभव के उस विचार के साथ यदि साथ देना, उसके जो गोल है, उसके जो सपने हैं, उसको पूरा करने में अगर बॉडी ने यदि साथ छोड़ दिया तो फिर आप नहीं कर सकते। तो बॉडी के लिए खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आज के जनरेशन में, जब लोगों का जीवन छोटे छोटे उम्र में हाइपरटेंशन का, शुगर का, इस तरह के अवसाद का, इस तरह के जो बच्चों में जो सिम्टम दिख रहे हैं, एकाकी जीवन हो जा रहा है, रूम पे बैठ रहा है, उसके लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही उसके दोस्त हो गए। तो ऐसे समय में खेल का मैदान, खेल ये बहुत बड़ा ये है। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट, इसमें जो पैसा खर्च है वो लायबिलिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत का। सर हमारी तरफ से आप एक कॉम्प्लीमेंट रख लीजिए अपने लिए, और बीजेपी के लिए भी 2014 की जो गवर्नमेंट थी, मैं उस वक्त कॉलेज में था। जितना आपने पिछले 5 मिनट में सिर्फ खेल को लेकर बोला है ना, हमने इतना किसी सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नहीं सुना है। हम आपकी सरकार के लिए भी बोल रहे हैं, आप जब मंत्री थे, क्योंकि हम बच्चे थे तो हमारे ध्यान में नहीं है, हम फिलहाल वाली गवर्नमेंट के बारे में भी बोल रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट बनेगी, आपकी या उनकी, हमें नहीं पता, बट अच्छा लगा ये सुन के कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि अभी अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी अभी आप लोकसभा चुनाव से बाहर निकले हैं। झारखंड में पहले 12 सीटें थी, 2 कम थी, इस बार 5 एसटी जो सीटें थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो सीट्स थी आपकी, उनको आपने लूज़ किया है। मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाहता था कि आप फिलहाल प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो आप पूरा झारखंड देखते होंगे, कहीं कोई दिक्कत हो आपके तरफ से अगर वो ठीक हो जाए। बट ये जो 5 सीटें थीं, आप इसमें सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न क्या देखते हैं कि आपकी नहीं हो पाई होते के बावजूद, और जो मुंडा जैसे कदावर नेता अपनी सीट लूज़ कर गए? देखिए, चुनाव कोई एक ही व्यक्ति जीत सकता है, लोग लड़ते हैं, जीतता कोई एक व्यक्ति है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं जी, 14 में 9 हम लोग जीते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों ने 9 सारी सीटें हार गई, जनरल और एससी की सीटें सारी हार गए। ये इलेक्शन उनका रिवर्स क्वेश्चन तो ही सकता है, ये सवाल उनसे जाके पूछा जा सकता है। भाई, ये सीटों में भी हमारे आदिवासी जनजातीय भाई हैं, और जो 5 सीटें आप लोग बराबर जो हम पे एलिगेशन विपक्ष वाले लगाते हैं, उसमें भी जनजातीय भाई हैं। हमें तो लाखों लाख वोट मिले हैं, तो उनके ही वोट मिले हैं। कहीं कम पसंद किया, कहीं ज़्यादा पसंद किया। एक जो दुमका की सीट थी वो 20-22 हज़ार से हमने लूज किया है, वो भी जितने लोकसभा के इलेक्शंस में 20-22 हज़ार कोई मायने नहीं रखता है। तो कायदे से देखें तो हम 10 सीटों के आसपास में हैं। कुल मिला करके आदिवासी सीटों का मत का अधिकार सदन के अंदर जाएगा तो एक ही गणना होगा, और जनरल सीट के साथ भी जाएगा तो एक ही गणना होगा। 14 में 9 हम जीते हैं, 5 हारे हैं। लेकिन इनका अर्थमेटिक ऐसा है, इनके गणित ऐसा है, ये 99 को 240 से ज़्यादा मानते हैं, 5 को 9 से ज़्यादा मानते हैं। देश के अंदर 99 सीटें आ गई, वो कहते हैं कि 240 हमने हरा दिया बीजेपी को 240 सीटें हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। यहाँ 14 में 9 हमारे पास है, बोलते हमने उनको रोक दिया, भैया 5 सीट हमारे हैं। तो ये जो गणित है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री कहते हैं गणित भारत का तो गणित नहीं हो सकता, आर्यभट्ट का तो गणित नहीं हो सकता है, ये पाकिस्तान का गणित हो सकता है, जहाँ 5 जो है 9 से ज़्यादा होता है, जहाँ 99 240 से ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर के बाकी चीज़ों में जो है उसमें हमारा एक्सरसाइज चल रहा है। हमारे जो हमसे लोगों का अपेक्षाएं हैं कि हम उस दिशा में काम करें, जो हमारे आप लोग जिसके ऊपर रेखांकित करना चाहते हैं, आप हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस पर पार्टी काम कर रही है, उस पर वर्कआउट कर रही है। और निश्चित रूप से हम अपने जो लोग हमसे इस मर्तबा वोट में हमसे थोड़ा हटे हैं, उसको वापस हम लोग लेकर के आएंगे और उसके ऊपर काम आप लोग करते हैं। हाँ, 100% उस पर काम। हमने आज सदन में 2-3 दिन से ये सुन रहे हैं कि आपको कोट करके मैं कहना चाहूँगा कि संथाल परगना मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो आपको ये जवाब दिया गया कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो झारखंड डजंट शेयर एनी इंटरनेशनल बॉडी विथ एनी कंट्री, पहला। दूसरा, इंडियन आर्म फोर्स सर्व्स एट द बॉर्डर, भारतीय सेना ही भारतीय बॉर्डर पे खड़ी रहती है। तो सर ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल किसके, झारखंड सरकार के, भारतीय सेना के, या केंद्र सरकार के ऊपर, किसके ऊपर ये सवाल उठाया जाए अगर ऐसा हो रहा है तो? और अगर इन दोनों चीज़ों को ठीक करना है तो हम अमर कुमार बाबू जी से ये जानना चाहेंगे कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्लान इस पर क्या रहेगा?
आपने जो प्रश्न उठाया, विपक्ष ने जो प्रश्न उठाया, उसमें 100% सत्यता है, इसमें कहीं कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। बॉर्डर के सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भारतीय सेना पर है, बीएसएफ बॉर्डर ये सिक्योरिटी भी फोर्स। उन्होंने ही कहा था जो मैंने कोट किया है। मैं कह रहा हूँ, देखिए लाखों किलोमीटर अपना सरहद है, और लाखों किलोमीटर में आपका जो है वो बाड़ा लगाने का काम प्रधानमंत्री, हाँ फेंसिंग, इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने चालू किया। अच्छा, इससे पहले फेंसिंग का काम लोगों ने चालू नहीं किया था, 14 से पहले कभी नहीं किया। 2014 में फेंसिंग हुआ है। उसके बाद से चालू हुआ, आप निकाल करके देख लो ये फेंसिंग। कौन सा एरिया था? ये पूरा बांग्लादेश का पूरा इलाका है, पाकिस्तान का जो इलाका है, लाइक धुलियान, हाँ वो जितना भी बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद, सब जो बॉर्डर इलाका है। और जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ का जो झारखंड का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं सटता, तो 15 किलोमीटर दूर, साहिबगंज पाकुड़ से 15 किलोमीटर दूर में आपका जो है बांग्लादेश का एक्सेस है। फरक्का के आगे जाने से 15 किलोमीटर के एक्सेस रहता है। अब इतने बड़े क्षेत्र से, चूँकि ये जो घुसपैठ है, इसके नेचर को समझिए। जब हम विदेशी घुसपैठ कहते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, तो आपको समझना होगा कि वे हमारे ही लोग थे जो 1947 में अलग हुए हैं। वो लोग के लायक हमारे जैसा है, उनका नैन नक्शा, उनका पहनावा, उनका बोली चाली का भाषा हमारे जैसा है। एक जगह खड़ा कर देंगे तो कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है नहीं समझ में आएगा। अब किसी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन करके वो चले आए। आने के बाद जब वो बॉर्डर पार कर देते, इतने बड़े बॉर्डर में कहीं से भी चकमा दे करके, कैसे भी, या कोई आ गया यहाँ पर, कोई एक कार्यक्रम बना करके आ गया, कि भाई कोई शादी ब्याह में आ गया, कहीं से भी आ गया। आपने अभी एक पढ़ा होगा कि भाई एक आदमी बांग्लादेश से घुसता है और अपने ड्राइंग रूम से सीधे बेडरूम में जो है ना वो इंडिया में कर जाता है। जब इतना लंबा पैसेज है तो लोगों का आना बहुत असंभव, ऐसा नहीं है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबको रोक भी देगा, ऐसा भी संभव नहीं है। अब इसके बाद जब वो अंदर आ जाते हैं, तो भाई अंदर का जो भी, माने राज्य के अंदर जो भी आपके संघीय व्यवस्था में जो है वो पूरी ताकत राज्य की गवर्नमेंट को दिया हुआ है, उसके चिन्हितीकरण करने के लिए, उसको पता करने के लिए भी कौन हमारे यहाँ है, किसका जाए, ये पूरी पुलिसिंग के काम है। हम लोग ये बात को पहले से उठाते थे। अभी हम लोगों ने क्यों जोर दिया? क्योंकि पहले वो लोग सीधे एक लाइन में खारिज कर देते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए और इसके लिए करती है। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इस विषय को टेकअप किया और उसने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल परिणाम में है, डेमोग्राफी उसके लिए चेंज हो रही है, डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रहा है, और इसका जो पीआईएल करने का काम किया वो कोई हिंदू ने नहीं किया, एक सैयद एक मुस्लिम लड़के ने किया। उसने बांग्लादेशी घुसपैठ पे कोर्ट में पीआईएल किया, जिसको टेकअप किया कोर्ट ने, और इस राज्य सरकार को फटकारा कि भी बांग्लादेशी घुसपैठ को आप पहचानिए। और उन्होंने सीधे संथाल परिणाम के सारे डीसीज को थ्रू गवर्नमेंट नहीं भेजा, गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए सीधे डीसीज को कहा कि आप जो है तय करिए भैया, जो आप कैसे इसको डिटेन कर रहे। सरकार ने कई एफिडेविट में माना है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठ, अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन माना है। और आप हकीकत में जाके देख लीजिए बाबू जी, आप यदि संथाल परिणाम जाएंगे तो संथाल परिणाम में एसपीटी एक्ट है, संथाल परिणाम टेनेंसी एक्ट। अब इतना मजबूत एक्ट है, आज मैंने कई एक डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता, आप नहीं बेच सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रस्तुत किया कि कैसे अनाबादी जमीन, एसपीटी के अंदर अनाबादी जमीन जिसमें नेचर पोखर का है, वो कोई बेच नहीं सकता है, उस पर पूरा जो है ज़मीन बिक गया। ज़मीन पे बिक करके उसमें मस्जिदें बन गई, उसमें कविता में उसमें लोग बैठ गए, और सारा लोग जो है उसमें खरीद बिक्री करके उसका म्यूटेशन तक हो गया। भोगनाडी की बात मैं कह रहा था, 50,000 जिसमें, जहाँ पे वो 1855 में आदिवासियों को इकट्ठा किया था सिद्धू कान्हू जी ने, उस भोगनाडी में आपने यदि उनको मंडल मुर्मू को पूछा होगा तो 5 ही आदिवासी बचे हुए परिवार, बाकी सब लोग चेंज हो गए। तो ऐसा एक अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ पर, और हम लोगों ने खुद जा करके देखा है। गोपीनाथपुर में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, बांग्लादेश मैंने पश्चिम बंगाल से आकर के घुस करके मार करके चला गया, पुलिस की तब बूढ़ बन के खड़े, एकदम वहाँ पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, एकदम सामने देखते रही, मार के चला गया, बम मार के चला गया। इलाही नगर और आपका तारा नगर, वहाँ इसके मुहर्रम के दिन फिलिस्तीन और झंडा घरों पे आक्रमण किया। आज तारा नगर में सिर्फ 4 परिवार है, अभी हिंदू परिवार वहाँ रह रहा, बाकी सब लोगों ने खाली कर दिया उस घर को। और यहाँ गायबथान जहाँ हम बात कर रहे हैं महेशपुर की, वहाँ होपेन मरांडी और
दांदू हेम्ब्रम, उनकी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, और पैतृक ज़मीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। और क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन एक तो है कि भाई जो यहाँ के मूल लोग हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि जो यहाँ के मूल लोग हैं, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको ये समझना होगा कि देश की जो संपत्ति है वो हमारे उपभोग के लिए। मान लीजिए यहाँ का मूल रैयत कोई मुसलमान है, उसकी संपत्ति है यहाँ पर 5 एकड़, 5 नौकरियाँ निकलता है, 5 नौकरियों में उसके बेटे बेटियाँ उसमें नौकरी पे जाते हैं, वो 5 एकड़ पे वो उपभोग करता है। लेकिन कोई यदि बाहर का देश का आकर के यहाँ पे बैठ जाता है तो 5 एकड़ में वो उसका हकमारी करता है, उनके नौकरियों में हकमारी करता है, और फिर यहाँ का डेमोग्राफी को गड़बड़ करता है। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मूल रैयत मुसलमान हैं, वो यहाँ उनका रहना, उनका आगे बढ़ना जीवन में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं कर सकता है। लेकिन जो बाहर से, बांग्लादेश से जो लोग आकर के इन्फिल्ट्रेशन करके जो यहाँ के पारिस्थितिकी को गड़बड़ा रहे हैं, जो यहाँ के डेमोग्राफी को, यहाँ के संसाधनों को जो लूट रहे हैं, यहाँ के संसाधनों पे जो हक मार रहे हैं, यहाँ के जो मूल रैयत जो मुसलमान है, उस लड़के ने जो अपना PIL किया है उसमें उसका आर्गू यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण यहाँ के रैयत मुस्लिम जो है, जो मूल रैयत है, उनकी हकमारी हो रही है, नौकरियों से लेकर के ज़मीन से, माटी बेटी रोटी तीनों हमारे लिए। मेरे पास एक प्लान है छोटा सा, मतलब अभी मैंने बैठे बैठे इसको सोचा। आप बताइए सर कि ये प्रैक्टिकली वर्क करेगा कि नहीं। जैसे हमारी जो देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, वो जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी वाइज, नेशनल थ्रेट वाइज, क्या उन चीज़ों को अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट कर दें कि आपको आना है तो आपको प्रॉपर वीज़ा ले करके उस पर कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टे है, वैसा ही आइए, नहीं तो मत आइए। अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो क्या हमारे यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी? 100% आपने जो कहा, मुझे लगता है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है उस प्रोटोकॉल तो मेंटेन किया ही जाता होगा। अगर नहीं किया जाता है तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। मुझे लगता है ये मेंटेन किया जाता है। मैं बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट को कोट नहीं कर रहा, मैं जेएमएम गवर्नमेंट कोट नहीं कर रहा। आप अभी मेरे साथ, आपकी जो भी गाड़ी है, मेरी जो भी गाड़ी है, हम लोग इससे यहाँ से नेपाल बॉर्डर चलते हैं। नेपाल के रास्ते हम लोग चाहें तो आसानी से बांग्लादेश जा सकते हैं। हो सकता है। ये इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सिर्फ बांग्लादेश की दिक्कत नहीं है, ये हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर की भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हम किसी भी अदर कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इन चीज़ों को इतना स्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर दिया जाए कि हमारे यहाँ बाहर के लोग घुसपैठ नहीं कर पाए? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो इशूज़ बता रहे हैं, ये बताया, नेपाल के रास्ते भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से भी होता है। देखिए, मैं पाकुड़ गया था, जैसे आलमगीर आलम साहब ही है जी, जितना जहाँ गया था, तो मैं जिज्ञासा वक्त वहाँ पर बात किया, जब उनके परिवार के लोग कह रहे थे तो उनके भाई बांग्लादेश में बड़े बड़े लोग हैं। तो यहाँ तो माटी बेटी का संबंध है ना, लोगों का रोटी बेटी का संबंध है। अगल बगल एक ही देश थे हम, 1947 में विलेज के हिसाब से एक ही है, सब लोगों का आना जाना ही है। तो बहुत सारी चीज़ों में आना जाना होते ही रहता है। लेकिन कुल मिला करके जो आप कहें उसको मेजर्स को भी लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी। अगर यदि वो चीज़ें छूट रही है, मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अगर यदि छूट रही है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। और ये सारे विषयों को लेकर के, यह देश के नागरिकों के लिए है, मेरा बस यही कहना है। क्या कि हमने संविधान में हमें जो संप्रभुता प्राप्त है एक नागरिक के रूप में भी, वो देश के संविधान ने दिया है, और उसका हक हमको इसलिए बनता है क्योंकि हम भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। हमारा अधिकार कोई दूसरा ना लेके जाए, बस इतना ही से कहना है। हमारा अधिकार कोई दूसरा लेकर के नहीं जाए, क्योंकि उसको प्रेम हमसे ज़्यादा अपने आप पे होगा। देखिए, रूबिका पहाड़िया वाला के घटना को बताते हैं। रूबिका पहाड़िया का जो हत्या हुआ, मैं उस घर तक गया हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि मैंने वो स्टोरी की हुई थी। मेरी जब बाइक नीचे लगी हुई थी, लुइस मरांडी है आपके दल से, वो ऊपर गई हुई थी, मेरी बाइक नीचे लगी हुई थी। अपनी बाइक के साथ वहाँ जाने वाला वैफफ इकलौता था, बाकी लोग पैदल गए थे। मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे लिए पैदल चलना उतना आसान नहीं था। ऊपर जाने के बाद भी, उस हाइट पे जाने के बाद भी, अगर आप गए हुए हैं सर, उस हाइट पे जाने के बाद भी पैदल हमको चलना पड़ा था वहाँ पे। अब बताइए, वो रूबिका पहाड़िया की जो हत्या हुई थी, उसमें भी जो विक्टिम, जो ये कल्प्रिट जो जिसको बनाया, उसका भी कनेक्शन बांग्लादेश से बताया, लोग आइडेंटिटी छिपा करके भाग गया। दिलदार नाम था उनका, जिनको पर आरोप लगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थ्रेट है, और इसको एक्सेप्ट करना होगा।
अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो बहुत बड़ा भूल करती है। एक्सेप्ट करना होगा, जब तक आप बीमारी को पहले आप स्वीकार नहीं करेंगे तो इलाज भी नहीं चालू होगा, रेमेडी नहीं चालू होगा। आपको स्वीकार करना होगा ये परेशानी है। और झारखंड के लिए अगर यदि घटती हुई जनसंख्या का यदि हम बात करें तो जो आदिवासियों की घटती जनसंख्या है 44% से लेकर के 28% जो आया है 1951 से लेकर के 2011 के सेंसस में, और लोग 9 से लेकर के 22 तक पहुँचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए ध्यान आकर्षित करता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। और इस बार वोटर लिस्ट में भी जिस तरह से हम लोगों ने देखा, मैं आपको इसमें एक और चीज़ सर तब नोट कर ही देता हूँ, अगर आप इतनी डीपली हमारी अगर बात हो रही है तो जब मेरे दादाजी मेरे उम्र के थे उस समय हम देखते थे झारखंड में आदिवासी किस तरीके से रहते हैं, कितना लैविश उनका एक पॉपुलेशन हुआ करता था। एक और तरीके का सर तो आप कहेंगे कन्वर्टेशन चल रहा है झारखंड में, जिसको कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं बताते हैं कि हमारा धर्म ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको पढ़ाई अच्छी करवाएंगे, हम आपको खाना अच्छा खिलाएंगे, और लोग सर उधर भी जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि डेमोग्राफी सिर्फ ये बांग्लादेश वाले सेक्टर में ही हो रही है, उधर की तरफ नहीं हो रही? क्योंकि ये जो रिमोट जंगल है हमारे झारखंड के, आपको वहाँ पे खाने के लिए दुकान, एक झोपड़ी मिले चाहे नहीं, एक बड़ा सा बिल्डिंग आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इसलिए मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जितने भी आदिवासी स्कॉलर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको इस विषय को जरूर ध्यान पे रख करके अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि भाई बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था, बिरसायत, जो उन्होंने धर्म चलाया, और जो दाऊद से बिरसा मुंडा बने, धरती आबा बिरसा मुंडा बने, वो किस लिए बने? और ये लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे वो ख्याल किस से। लिए बने? अगर जो स्कॉलर हैं उनको तो देखना चाहिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी को डेली गाली दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासी और आदिवासियत के ऊपर कुछ कहा है क्या? आप जैसा जीना चाहते, जैसा रहना चाहते रहिए, लेकिन अपने परंपरा जिसके लिए आप गर्व करते, हम भी गर्व करते हैं, जब आदि काल से आपने अपने परंपराओं के बिना खंडित किए उसको यहाँ तक लाने का काम किया है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आपने उसको हस्तांतरित किया है, प्योरिटी के साथ हस्तांतरित किया है। मुगल काल में यहाँ पर हथियार मिला बनते थे पत्थरों के, और इसे कुकरा कहा जाता था, कुकरा क्षेत्र से कहा जाता था। वो कई एक चीज असुर जनजातियों ने, जो महाराजा अशोक के जो लोह स्तंभ हैं, वो यहाँ से बना है। अभी टांगी नाथ में हजारों साल से हमारा वो बिना रस्ट जंग खाए हुए, ये तो अपना विद्या है, हमारे मूलवासी आदिवासियों का विद्या है। ये स्कॉलर्स को समझना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इस विषय में नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन ये विषय उनको ही एड्रेस करना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है सर, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसको कुछ गलत तरीके से आप कर लेंगे। लेकिन ये प्रश्न है, ये हमारे आदिवासी युवाओं को भी समझना चाहिए। सिद्धू कान्हू जी के आंदोलन का क्या प्रकृति था, उसका कैरेक्टर क्या था, वो किस लिए आंदोलन हुआ, उस कैरेक्टर को समझना होगा। बिरसा मुंडा जी का पूरा जीवन किस लिए था, उसका पूरा कैरेक्टर को समझना होगा, उसकी प्रकृति को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा। तब आप बोलेंगे जब हम बिरसा मुंडा जी को फॉलो कर रहे हैं, हम सिद्धू कान्हू। आप दाएं दिखा करके बाएं घूम जा रहे हैं और आप उसमें ट्रैप में फंस जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। लोगों को दोस्त और दुश्मन में फर्क समझना होगा। जो मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। खैर सर, बहुत सेंसिटिव चीज़ें में बात हो गई हैं। मिशन 2025 24 कितनी तैयारी है? हमें पूरा भरोसा है अपने संगठन के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर, और इस सरकार का जो फेल्योर रहा है वो ऐतिहासिक फेल्योर रहा है। इसने 2019 में जो सरकार बनाई उसमें कई एक वायदे थे, वायदे एक अच्छे जीवन का, एक भविष्य का, जिसमें एक प्रमुख वायदा युवाओं के लिए था कि 1932 के आधार पर खतियान नीति बना करके, नियोजन नीति बना करके 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्रतिवर्ष दे करके, और 5 यदि नहीं दे पाए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को दे करके हम इन लोगों को नियोजित करेंगे। जितने भी अनुबंध कर्मी थे, संविदा कर्मी थे, उन लोगों ने तो बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी जो शब्द है इसी को खत्म कर देंगे, अनुबंध शब्द ही खत्म कर देंगे, आप सबको परमानेंट कर देंगे। और आपने देखा होगा 5 साल के अंदर में कई एक बार लाठी, कई एक बार पहले मिठाइयाँ खाई उन लोगों ने। पहले मिठाइयाँ खाई। हाँ, सहायक अध्यापक हो चाहे सहायक पुलिसकर्मी, पहले भाई हाँ, उसके बाद खूब अबीर बटा, खूब ढोल नगाड़े बजे, हाँ समाधान हो गया।
और जब वो सरकार जाने वाली है तो लाठियां बरसाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठगाया, झारखंड को ठग करके उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता का मत जो है झूठे वायदों के बुनियाद पर हासिल किया और सरकार बनाई। और 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया। 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार ने किया और देश की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में स्थापित हुई। मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल के अंदर गए, मंत्री उनके जेल के अंदर, कई एक IAS अफसर जेल के अंदर। एक काम उन लोगों ने अपने साथ जोड़ करके किया। एक नौकरियां नहीं दी, जो नौकरियां दी उसमें भी गड़बड़ियां, JSSC हो, JPSC हो, लैब टेक्नीशियन हो, जो PGT के परीक्षाओं में है। हम लोगों ने कहा कि भाई, हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बताया जो मूक बधिर बोलना सीख रहा है यहाँ पे, मूक बधिर यहाँ आप सिलेक्शन दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, वो बोल रहा है। और अल्टीमेटली हम लोग प्रेशर से उसकी जांच हुई और उसके ये सर्टिफिकेट गलत है, ऐसा किया। अरे भाई, आपने पैसा लेकर के इतने लोगों को गलत किया है, आपने गलत कर दिया है, लोगों को नौकरियां बेच दी है, सभी लोग बहुत असंतोष के साथ जी रहे हैं, युवा ठगे जा रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी पिछले 1-1.5 महीने से तंबू के नीचे अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिस सहायक पुलिसकर्मियों ने आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, आपके लिए सरकार बनाने के सपने देखे, ये सारे विषयों को लेकर के सरकार आई थी। आज सरकार फेल हो चुकी है, कोई वायदा इसने पूरा नहीं किया। एक ऐसी सरकार है जहां बालू जैसे सुलभ चीज भी दुर्लभ हो गई है। अब बालू सोने के भाव से बिक रहा है। मैं बोलूंगा सर पे विवाद हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्टिव जर्नलिज्म था। बालू सर एक डिस्ट्रिक्ट में लीगल है, दूसरे में इलीगल है। इस सरकार ने तो पूरे झारखंड के किसी जिले में लीगल नहीं किया है, अभी तक खनन पट्टा नहीं दिया किसी में, एक नीलामी नहीं की। और बालू के विधानसभा के बाहर में सुबह सुबह बालू देख रहा था, बिक रहा है, क्योंकि बालू से तेल निकाल कर पैसा ही कमा रहे हैं। अभी चले जाइए तोरपा में, बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है। खोटी के तोरपा में बालू को लेकर ग्राम सभा ने विरोध किया है। वहाँ के SP आज आए थे लोग, वहाँ के SP, वहाँ का दरोगा कहता है कि जब बालू तो चलेगा ही, और कोई उसमें यदि सामने आएगा तो उसको हाईवे में उड़ा दिया जाएगा। उन लोगों ने बालू के खिलाफ आंदोलन किया, कुछ दबाव बना, बालू को रेट मार करके उसका जो रखा भंडारण किया, भंडारण की नीलामी कर दी। नीलामी कर दी तो ठेका लिया है उसको बालू नहीं उठाने दिया जाए, उसका भी पैसा उनके पास जा रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में सत्ताधारी दल के लोगों ने बालू को लेने का काम किया, हर में पैसा फिक्स है। आज आप अपने घर के लिए यदि बालू खोजिएगा तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 7,500 रुपया ट्रैक्टर और हाईवा में लीजिएगा तो 20-25 हज़ार रुपया तक का आपको पैसा चुकाना होगा। तो बालू जैसा चीज जो प्रकृति ने हमें रत्नगर भाव बनाया है, 32, 35, 36 मिनरल्स माइंस है हमारे पास, बालू तो सर्वसुलभ है, उसको दुर्लभ बना दिया इस सरकार ने। तो इस सरकार की अगर यदि आप ब्लॉक चले जाइएगा तो एक कोई सर्टिफिकेट 500-1000 रुपया से नीचे नहीं बनाता है, एक सर्टिफिकेट नहीं बनता है। म्यूटेशन का तो नाम भूलिए, आते हैं ऐसे 100% हमारे पास कई एक मामले आए हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ बताया, अपने इन्फ्लुएंस से काम कर 100% हम लोगों ने उसको ट्रीट किया है। ये सारी चीज़ें बने त्राहिमाम है। और जो लोग कहते थे ना कि भाई आरक्षण समाप्त कर देंगे, चौकीदार वाला मैं बताया ना, चौकीदार और इस समय खत्म कर दे पूरी तरह से। ये जो है, चाहे इसका थाना हो, चाहे ब्लॉक का ऑफिस हो, चाहे अंचल की ऑफिस हो, अगर आपके पास पैसा है तभी काम होगा। और ओपनली कहता है कि आपको जिसके पास जाना है चले जाइए, हम पैसा दे करके आएंगे, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओपनली कहता है। आपको याद होगा रघुवर जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में 181 एक टोल फ्री नंबर होता था, 181 में आप फोन करिए और किसी भी अफसर के बारे में बता दीजिए। हर मंगलवार को उसकी पैसी होती थी और ऐसा हड़कंप रहता था कि कोई भी अफसर जो है डरता था। अब कोई मैकेनिज्म है, 181 ने यहाँ चालू किया, क्या खत्म कर दिया, 180 खत्म कर दिया, जो एम्बुलेंस की सुविधा थी वो पूरे से चरमरा गई। कई एक योजनाओं को इन्होंने खत्म करके, विशेष करके जो अंकुश लगाने वाली, कोई आयोग का गठन नहीं, ना सूचना आयुक्त का, ना किसी का, 5 साल ऐसे ही निकाल दिया। इनको खुल के छूट करना था। LOP का पद इन्होंने नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हाँ 4 साल तक उन्होंने नहीं दिया, एक तरफा चला है, जिसका 3.5 साल तक शायद इसके नहीं होने के कारण जो मुख्य चीजें हैं जिनमें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका होती है वो नहीं भी हो पाए। इसी तरह से चलता। फिलहाल मिशन 2024 जो है आपका, हेमंत विश्व शर्मा साहब आए हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं आसाम के, और उनको जाना भी जाता है कि वो जब कुछ बोल देते हैं तो बोलते बोलते कुछ ऐसी चीज़ों को ये बोल देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। अभी तक फिलहाल झारखंड में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये बांग्लादेश पे उन्होंने बोला था जिस पर विवाद हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में कितना भरोसा है अमर कुमार बावरी साहब को कि चुनाव जीत ही जाएंगे? देखिए, हमारे 2 चुनावी प्रभारी आए हैं,
एक अपने केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के कई एक बार के शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सॉरी हमने नाम नहीं लिया, शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमारे प्रभारी है और हेमंत जी हमारे सह प्रभारी हैं। दोनों ही एस्टेब्लिश नेता हैं और दोनों ही अपनी तासीर के साथ जाने जाते हैं। एक आग है तो एक पानी है, दोनों ही एक मजबूत रणनीतिकार हैं। तो ये जोड़ी पार लगा देगी 100% भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो हमारे लड़ाकू कार्यकर्ता है झारखंड के, इस बार जो गलती 2019 में हुई थी ये दोहराने नहीं देंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार को वापस आने नहीं देंगे। माटी बेटी रोटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस बात को लेकर के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और 100% जानकारी रखिए 2024 में जन सरोकार की एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। सर आपको शुभकामनाएं कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, लेकिन इन केस आजसू और भी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कोई अगर जीत के आते हैं तो पिछली बार आप ही की जो सीटें चंदन की आ रही उस पर शायद रमाकांत रजक के चलते आपका सामंजस्य नहीं बैठ पाया था, तो आजसू से आपकी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। इन सारी, अब तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो अब तो बहुत मुश्किल होगा कि चंदन क्यारी उनको लेना, लेकिन इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करती है बीजेपी या कैसे करेगी बीजेपी? क्योंकि देखिए फ़ायदा आपका है तो फ़ायदा उनका भी है और बिना उनके बहुत बार ऐसा भी होता है कि सरकार बनते बनते रह जाती है। देखिए हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए ने मिलकर के लोकसभा के भी चुनाव लड़ा और हम लोग जीते भी हैं, और ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं सारी चीज़ें सुलझा ली जाएगी और एनडीए इंटैक्ट होकर के लड़ेगा और इस इंडिया अलायंस के ठगबंधन की सरकार को हराएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो इस सारे चीज़ों को देख रही है और हमारे प्रभारी खुद इतने अनुभवी हैं कि ये सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे और 100% जान के रखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ लड़ेगी, एनडीए अलायंस पार्टनर भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम एक दूसरे के पूरक बन करके यहाँ विरोधियों को हराएंगे। इस रूम में जब हम आ रहे थे सर, जब ये सारा सेटअप लग रहा था तो हमने इस टेबल पे किताब देखा था, हु आर वी। तो किताबों के शौकीन हैं आप? किताबें, चूँकि मैं शुरू से पढ़ने लिखने के लिए, राजनीति में बाई चांस ही है, पढ़ना लिखना ही पहले काम था मेरा, कुछ खेलना कुछ पढ़ना, और किताबें पढ़ने की शौक़ तो कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए आपको किताब पढ़ना ही पड़ता है। बहुत सारे लिटरेचर की किताबें, कोई किताब ऐसा जो आप चाहें कि जो आपको जानते हैं उनके लिए भी हो, हमारे लिए भी सजेशन हो? गोदान जरूर पढ़िए, प्रेमचंद का गोदान। वो तो सर वो गोदान पढ़िए। एक शब्द में यदि कहें तो गोदान पढ़िए। भारत को अगर समझना है तो पंचतंत्र समझिए। भारत की खोज भी पढ़ सकते हैं। भारत की खोज भी पढ़ सकते हैं। पंचतंत्र, भारत को अगर समझना है, भारत को समझना है मतलब कि भारत के जो कल्चर को समझना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें करता है, जिसमें हम सब लोग जियो और जीने देकर जो परिकल्पना है, उसके लिए आप पंचतंत्र पढ़िए, जिसमें वृक्ष से लेकर के पशु पक्षियाँ भी आपको नैतिक ज्ञान देती है, जो कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए। आप कई एक पुस्तकें ऐसे, आप जितने भी हमारे वेद और उपनिषद है या फिर भगवत गीता है, जो आपको जीवन का सार बता सकते हैं। आप अगर यदि जीवन का कोई भी प्रश्न अगर आपको जवाब रामचरितमानस भी शायद इसी टेबल पे देखा था। रामचरितमानस लोग आते हैं, दे करके जाते हैं, वो हमारा आपने पढ़ा है ये जो वेद वगैरह है, आपने पढ़ा है? हम लोगों ने बहुत कलेक्टिवली नहीं पढ़ा है, लेकिन भगवत गीता को पढ़ा है। उपनिषद या वेद के बारे में जिज्ञासा होती है, कहीं कहीं लिटरेचर कहीं मिल जाता है तो उसको पढ़ लेते हैं। पूरा अध्ययन एक इसके हिसाब से नहीं किया, कहीं उतना समय भी नहीं होता है। भगवद गीता को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। विवेकानंद जी को जितना पढ़ सकते हैं, जितना जान सकते हैं, विवेकानंद जी के लिए पढ़ने का जो भी हो सकता है। और बाकी जो भी लिटरेचर, सामायिक लिटरेचर मिल जाए, किसी का आर्टिकल मिल जाए, कोई अच्छा लिखे, तो पढ़ने का। आपने जब पंचतंत्र की बात की तो मेरे मन में सवाल आ गया कि सदन के प्रतिपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं, क्या हमको कोई बचपन याद आता है? बचपन तो सभी का याद है, और बचपन एक ऐसा कोई कहानी अगर आप ऐसे कोई एक कहानी अगर ऐसी आप बताना चाहें बचपन की, जो आपको आज भी हंसाती हो, साथ में रुला भी देती हो कि यार वही टाइम ठीक था, ये नेता तो बन गए, पैसा भी है, पावर भी है, लोग भी हैं, जनता भी है, सब ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी कहानी हो जो आप बताना चाहें? बचपन के बहुत सारे स्मरण हैं। बचपन सभी को आकर्षित ही करता है। बचपन में खेलते बहुत थे हम लोग, स्कूल भी बंक करते हैं। क्या खेलते थे सर आप यूजुअली? हम लोग, आप भी खेले होंगे, वही सीजनल हम लोग प्लेयर हैं।
क्रिकेट के समय क्रिकेट, फुटबॉल के समय फुटबॉल, कैरम के साथ तो बरसात में कैरम खेल लिए। कोई एक खेल नहीं, हम लोग सभी खेल को मोटा मोटी, बैडमिंटन भी खेल लिए, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा खेले। थोड़ा ज़्यादा। हाँ, फुटबॉल बचपन में थोड़ा खेले थे, थोड़ा बड़ा हो गए, कॉलेज वॉलेज में चले गए तो क्रिकेट ही ज़्यादा खेले, फुटबॉल उस समय से छूट गया। बच्चे की बहुत सारी कहानियाँ हैं, मित्रों के साथ बहुत सारा अनुभव है। हम लोग ऐसे बंक करके स्कूल से गए थे कि घूमने कभी? घूमने तो नहीं गए, एक ही बार बंक हुआ और जीवन का लेसन हो गया। हाँ। मेरा एक मित्र था, वो अलग स्कूल में पढ़ता था, मैं अलग स्कूल में पढ़ता था जी। उसने बोला चलो आज बंक करेंगे, तो हम डरे, भाई बंक करेंगे कैसे करेंगे, तो बोले नहीं चलो ना आज छोड़ देते हैं। बोले चलो। छोटे थे, हमको लगता है 3 या 4 क्लास का मामला होगा, बहुत पहले की बात है सर। 3 या 4 क्लास का। मेरा स्कूल का घंटी 10 बजे बजता था, उसका 10:30 बजे बजता था। जी। हम लोग निकले, मेरा 10 बजे घंटी पार हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, और वो अपना स्कूल 10:30 बजे वाला चला गया और मैं रह गया अकेले। उस दिन जो लेसन मिला जीवन में, दोस्तों पर भरोसा नहीं करना दोस्त जो है ना हर एक फ्रेंड जो एक टैगलाइन चलता है ना, उसे समझ में आ गए थे दोस्तों पे कम से कम ये सब में भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने दोस्त होते ही बाकी के शब्द आपने सब समझ जाएगा। अच्छा सर, जैसे ये सारी चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी। लोग भी आपको जानते हैं ना, तो उनके नज़र में आपकी जो इमेज है वो तो है ही, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में मूवीज़ देखते हैं कि नहीं, या आजकल तो प्रचलन है सर OTT, नेटफ्लिक्स वगैरह प्लेटफॉर्म्स का। तो आप अगर फिल्में देखते हैं तो किस तरीके की फिल्में आपको आज भी पसंद हैं, या फिर कोई एक फेवरेट कोई किरदार आपका रहा हो जो आपके मन में घर कर गया हो? फिल्में देखना, और वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए डॉक्यूमेंट टाइप की जो फिल्में रहती हैं, जो रियल चीज़ों के साथ रिलेटेड, सच्ची घटनाओं पे, या फिर जो हम बायोग्राफी जैसा हो गया। एक तो माउंटेन मैन देखा था, माझी जी को अच्छा लगा। वाजपेयी जी को देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। देश के अंदर परमाणु और बाकी चीज़ें जो हुई उस पर जो फिल्म बने, या धारा 370 जो आया था, मिशन कश्मीर और बाकी फिल्में, इस तरह की फिल्में पसंद है। OTT में अभी पंचायत चल रहा है, पंचायत देख रहे हैं। पंचायत देखा? हाँ, सेक्रेटरी साहब को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो पूरा हम ही लोगों का ये है, पलाचा भी हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, प्रधान जी हैं। वो बेसिकली हम लोग जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड के साथ है, तो हम लोग को रिलेट करते हैं कि भैया ये सारी घटनाएं यहाँ हो रही है, ये सब भी यहाँ पे है और लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो कुछ अच्छा कंटेंट के साथ हो जाए। अगर कैरेक्टर वाइज देखिए तो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन, कैरेक्टर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी जो भी फिल्में आए, लगभग जितनी भी फिल्में आई ये अच्छा किया है, तो उसको हम लोग पसंद है। राजकुमार राव, इस तरह के कैरेक्टर, अंशुमन, क्या एक लड़का है आयुष्मान खुराना। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो लोग हैं ना जिन्होंने थिएटर किया है और अपने चेहरे पे अभिनव का एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से ला सकते हैं, आपको उनमें ज़्यादा रुचि एक मैसेज के साथ देने वाला फिल्म जो लोग बनाता है, कोई भी विषय होता है, ऐसा नहीं कि हम जो आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, हुई बाकी लोग भी दुनिया में क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, उनके क्या आइडियोलॉजिकली उनके बीच में क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ों को भी देख करके समाज को समझने का, क्योंकि जो फिल्म है वो समाज का ही आईना है और समाज को कैसे वो प्रभावित करता है। एक समय था कि सिनेमा जो है ना देश को नियंत्रित करता था, युवा कैसे बोलेगा, कैसे क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसके ड्रीम्स क्या होंगे, एक सिनेमाई ज़िंदगी हम लोग बहुत करते थे। अभी तो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा आजकल के फिक्शनल बहुत ज़्यादा अभी तो लोग। वल्गैरिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? समाज इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है और इसका लोग कहते हैं कि भाई लोगों का चरित्र बल मजबूत होना चाहिए, वो क्यों उधर जा कर देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पास इतना एक्सेस आ गया है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से, कि आप के लिए समाज के लिए एक बहुत बड़ा जो घटनाएं सामने आ रही है, जो झारखंड के अंदर या जो भी घटनाएं हो रही है, आप यदि देखेंगे उसको यदि एनालिसिस करिए तो आपको लगेगा कि भाई इतना विद्रूप तरीके से, इतना ब्रुचल तरीके से घटनाएं घटित हो जा रही है, लोग कर दे रहे हैं, तो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? मर्यादाओं को लांघ करके अगर यदि कोई घटना समाज के अंदर हो जा रही है, जो मर्यादाएं हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हुआ करती थी हमारे समाज के लिए, मर्यादाओं के पालन करके लोग अपना पूरा जीवन को
समर्पित करने के लिए भी तैयार होते थे। वो माँ पिताजी के प्रति, गुरुजन के प्रति, अपने से बड़े लोगों के प्रति। जैसे हम पुलिस लाइन में रहते थे, वो हॉलदारी क्वार्टर था, वहाँ रहते थे, तो एक कॉलोनी जैसा था, 12 घरों का। फादर कांस्टेबल थे? हाँ, 12 घरों का वह परिवार था। उसमें लघु भारत जैसे ही थे, सब लोग अलग अलग जगहों से भी थे, कोई झारखंड से भी थे, अब एक बिहार के लोग भी थे, उसमें बिहार ही था। वहाँ अगर हम लोग खेलते हैं और कोई अंकल दिख गए, किसी के पिताजी दिख गए, तो हम लोग सब में एक भय होता था कि भाई अंकल आ गए हैं, भागना चाहिए। और वो किसी को पकड़ करके 2 लाफा मार भी देते थे, मार देगा, मतलब गलत कर रहे तो 2 लाफा मार देना है। अब ये चीज़ें समाज के अंदर ख़त्म हो गई है। अगर अंकल दिख गए कहीं, कोई भी जान परिचय का भैया भी दिख गया, तो हम लोग एकदम से डर के। अब क्या है, समाज ऐसा आगे बढ़ रहा है फ्रीडम के नाम पे, ऐसा आगे बढ़ रहा है आधुनिकता के नाम पे कि अंकल है, भैया है, भाभी है, कोई भी है, सिगरेट फूंक दे रहा है और भी कई एक चीज़ें कर दे रहा है। अब समाज को इन सब चीज़ों से, माने हमें दिनकर जी ने कहा था ना, जो विज्ञान है दोधारी तलवार, ये जो है ना विज्ञान जो है एक अभिशाप भी है। उनको याद करके समझ में आता है कि भाई हमको एक टेक्नोलॉजी का हो, ये आधुनिकता का हो, ये हमारे समाज को कितना एक्सेप्ट करना, कितना दूर लेके जाना चाहिए। तो वल्गैरिटी इस समाज का ही विषय है, जो धीरे 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 हमारा जो समाज का जो विशिष्टता है, जो सिग्निफिकेंसी है, जिसके चलते यह भारतीय समाज जाना जाता था, उसको धीरे 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 करके उसको खोखला कर रहा है दिमाग की तरफ। सर, आपने ये बात कही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ पूछ लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी पॉलिसी में बात है कि नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओपनली तो नहीं, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को जगह और प्राथमिकता दोनों मिलनी चाहिए। तभी गुड टच, बैड टच, वल्गैरिटी, इन पे थोड़ा लगाम लग पाएगा। रेप्स, गैंग रेप्स पे थोड़ा लगाम लग पाएगा। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं लड़कियों के साथ, उस पर थोड़ा लगाम लग पाएगा। आपको क्या लगता है इस चीज़ पे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं? 100% एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। माइंडसेट, एक कैरेक्टर माइंडसेट साथ में है। चारित्रिक बल को जब तक आप देखिए, आप लॉ से कहीं पर भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जी बिल्कुल। लॉ क्या है? लॉ तो वो डर है, वो डर है। अब लॉ, विदेशों में जाइए, लॉ रख दिया है कि भाई गलती करोगे तो तुम्हारा हाथ काट देंगे। वो डर से लॉ को फॉलो करता है। उसको यदि मौका मिला, जहाँ वो पकड़ाएगा नहीं, वहाँ वो बिल्कुल करेगा। चरित्र ही ऐसा चीज है, आप अकेले हैं फिर भी आपका चारित्रिक मूल्य अगर मजबूत है तो आपके पास लाख हजार मौके आए, लेकिन आपका चरित्र ही है जो उन मौक़ों में आपको डिगने नहीं देगा। और इसको एजुकेशन में स्थापित करके ही किया जा सकता है, जो भारतीय एजुकेशन में था, लेकिन मैकॉले के एजुकेशन ने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। पहले हम कामशास्त्र पढ़ते थे। पहले हमारे एजुकेशन की जो सिस्टम थी, उसमें बाकायदा सभी गृहस्थ आश्रम के लिए, आपके वैवाहिक आश्रम के लिए, आपके जीवन के जो भी है बाल्य आश्रम के लिए, जो भी जीवन के स्टेजेस थे, उसमें आपका की भूमिका क्या है समाज के एक इकाई के रूप में, आप एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करने आए हैं, इस पृथ्वी में क्या करने आए हैं, वो पूरा सब कुछ आपके समक्ष होता था। और आप उस तरह से उस तरह से आप उसको जो आगे बढ़ाते थे। लेकिन मैकॉले ने सिर्फ और सिर्फ गुलाम देश के लिए, गुलाम नागरिकों का बनाने के लिए सिलेबस ही वही बनाया गया जिसमें हम सबसे अच्छे एम्प्लॉय बन जाएं। 100%। और उसी को अभी तक ढो रहे थे। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, जिस एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेना है। उस एजुकेशन का मतलब जो नॉलेजेबल के साथ साथ आप अपने परिवार के लिए लायबिलिटी नहीं, आप एसेट बनिए। सर ये जहाँ पे हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये वाला, ये आपका घर है? नहीं, ये सरकारी मकान है, सरकारी क्वार्टर है आपका। मतलब जैसे आपकी फैमिली होगी तो वो लोग कहाँ रहते हैं? चंदन क्यारी जो हमारा गृह। तो
यहाँ पे खाना कौन बनाता है सर आपका? एक ठाकुर जी हैं, चंदन क्यारी से हैं, वही बनाते हैं वही खाना? 10 साल से साथ में है वो, उनकी पत्नी, दोनों ठाकुर जी हैं। आप वही मिस सब करते हैं घर का खाना कभी, कि ऐसे घर वाला कुछ? वो भी घर जैसे ही है, लेकिन घर का खाना तो हमेशा मिस होता ही है। घर तो आते ही जाते हैं, जाते रहते हैं। और माँ और जैसे सर ये दिन भर की थकान के बाद होता है ना कि जैसे सर हम और आप दोनों हैं कि माँ सबको पसंद है, माँ के हाथ का खाना सबको पसंद उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये होता है कभी कि माँ को ऐसे- देखने से भी पेट भर जाता है। ऐसे कभी होता है कि आज माँ से पूछे क्या बना है, वो बोल दे कि हाँ साग और रोटी बना, ऐसा कभी होता है? हाँ 100%। जब भी जाते पहले तो प्रश्न नहीं होता माँ क्या बनाई है, पहला प्रश्न तो ये होता है। जब बोल देते हैं नहीं खाना है तो बोलता है तुम पूछा उसके बाद नहीं खा रहा, इसका मतलब खाना पसंद है, सब्जी पसंद नहीं है। धुसका खाया आपने? धुसका खाए हैं। लास्ट टाइम कब खाया था? धुसका खाए थे अभी हेमंत विश्व शर्मा जी आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो उनके साथ धुसका खाया था हम लोगों ने। कई एक जगह जाना हुआ था तो वहाँ गए थे। तो ऐसे सर आप जब रैंडमली अगर घूमते हैं, अब तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ, बहुत जगह आप चाह के भी नहीं जा पाते होंगे अपनी चीज़ों को लेकर के। आपको अगर कहा जाए कि कहीं का अगर कोई खाना पसंद हो रांची शहर का, क्योंकि आप तो सर यहाँ पे एक लंबा टाइम आपने देखा है, आप भी पहली बार कभी आए होंगे यहाँ पे, आप भी कभी यहाँ पे मोहल्लों को घूमे होंगे, आपने भी कभी पहली बार मेन रोड देखा होगा। कोई एक जगह सर यहाँ पे जहाँ का खाना आपको बहुत पसंद हो, कोई धुसका किसी ठेले का पसंद हो, कहीं की कचौड़ी पूड़ी पसंद हो? धुसका हम लोगों ने खाया है जो आपका मोराबादी के, जो अभी तो ठेलों को हटा दिया है, हटा दिया गया वहाँ पे, वहाँ खाए हैं। लेकिन जमशेदपुर जाने से बहुत सुने, गोपाल का डोसा है और वहाँ का गोलगप्पा और चाट है। वहाँ का गोलगप्पा पूरा इंडिया का, पूरा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ जाइए, वहाँ गोलगप्पा खा के आइए। वहाँ का राव का शाम के समय हम लोग रहते थे, और शाम को राव जो है ना वो अपने तवे पे टंग टंग बना के आ जाता था, तुरंत डोसा बनाया, तुरंत खा लिया। तो वहाँ भी एक अलग ही कल्चर, जहाँ जमशेदपुर में चूँकि ज़्यादा समय बीता है तो वहाँ 80% जमशेदपुर वाले ठेले से नाश्ता करते हैं। डोसा साउथ इंडियन, और डोसा वो इडली या फिर उपमा, गरम सांभर, ठंडी चटनी। हाँ सबसे फेवरेट। माने कि सुबह का नाश्ता का आधा जमशेदपुर हमको लगता है जो वही करता है। बाकी सत्कार एक होटल हुआ करता था, सत्कार, जहाँ हम लोग सिंघाड़ा खाने जाते थे। अभी ये सारी जगह है, अभी है, सत्कार है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जीते हैं 10 रुपया का शर्त, जीते हैं 10 रुपये में, तो सिंघाड़ा हो जाता था। 10 रुपये होते भी। हाँ, तो हम लोग को लेके 10 रुपया में 20 रुपये का सिंघाड़ा खाने गए। सिंघाड़ा तो आएगा, तो वहाँ वो सांभर और चटनी दे था। 2 सिंघाड़ा में 4 कप सांभर और चटनी गटक लिए। वो परेशान हो जाता, बोलता है यार और सांभर नहीं मिलेगा। बोले सिंघाड़ा अब मिस करते हैं इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें बचपन जो है सभी को मिस होता ही। आप भी देखेंगे, आप भी थोड़े से और जवान और थोड़े से जिम्मेवार बन जाएंगे, तो बचपन एक ऐसा समय है जिसमें दुनिया या दुनिया की जवाबदेही कुछ नहीं है। आपके माता पिता हैं और आप राजा हैं। कोई बच्चा गरीब नहीं है, कोई बच्चा अभाव में नहीं है जब तक उसका माता पिता है। वो सबसे बड़ा बादशाह का बेटा है। माँ बाप ने उसको उस तरह से पाला है। मैंने अपने वो जिस जगह रहता है, जिसका जितना उसके आर्थिक, वो आर्थिक स्थिति में उसके लिए वो सब कुछ करके देता है, उसके अपने हैसियत के हिसाब से, और वही उसके लिए सबसे बड़ा। तो बचपन तो एक ऐसा है, कोई लौटा दे मुझे मेरे दिन, तो बचपन सभी को चाहिए। लेकिन अब ये जीवन का चक्र वापस लेके नहीं जाएगा। फिर ये चक्र पूरा होगा, फिर ईश्वर भगवान चाहेंगे तो वापस आपको इस योनि में भेज करके फिर आपसे काम लेंगे। तो हमारा तो अब चक्र आगे बढ़ गया है। मुझे लगता है सर कि आप मुझसे अगर नहीं भी तो 10 साल मुझसे बड़े होंगे, यानी कि 2014 में आपकी जो उम्र है वो मुझसे 10 साल छोटी थी। मेरी जनरेशन इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, आपकी जनरेशन विदाउट इंटरनेट के बड़ी हुई है। एक सलाह जो ये जनरेशन इस जनरेशन को देना चाहे वो क्या होगा लाइफ को लेकर? लाइफ बहुत बड़ा चीज़ है, जीवन बहुत बड़ा है, और इस जीवन को मोबाइल के कैद में मत रखो। गैजेट आपकी सुविधा के लिए है, आपको एसेट करने के लिए। आप उससे एसेट होने लगे तो नहीं होगा। आपको जो जानकारी चाहिए वो गैजेट देता है, लेकिन हम सब लोग धीरे धीरे गैजेट के गुलाम हो गए हैं। बिना फ़ोन के हम 1 घंटा रह जाएं तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में कुछ अधूरापन आ गया है। इससे रिश्ते दूरियां बढ़ रही है।
मोबाइल रहेगा ही रहेगा, दुनिया रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो आत्मीयता एक साथ बैठ करके हम जब दोस्त मिलते थे तो 2 घंटे के लिए मिलते थे, 2 घंटे हमारी बातचीत 4 के साथ होती थी। अब हम 10 घंटे के लिए भी बैठ जाएं लेकिन बातचीत 4 नहीं होती है, 10 लोग, चारों लोग अपना अपना मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जब भी कहीं जाइएगा तो तुरंत स्क्रॉल करना, स्क्रीन टाइम देख लीजिए क्या है। धीरे धीरे गैजेट ने हमको गुलाम बना लिया है। हम जब लाइन कटता था बचपन में तो बहुत डर जाते थे, पढ़ने पड़ते थे। आजकल तो पता नहीं, ये सब चीज़ें अपने बेटे को भी देखता हूँ, जो प्राइम टाइम हुआ भी, अंधेरा हुआ तो पहला क्या काम करना है, मैदान से आया, पैर हाथ धोया और किताब कॉपी लेके बैठो। माँ खाना बना रही है और एकदम देख रही है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। 8 से 9 बजे तक जब तक आप पढ़ाई पूरा नहीं करते हैं, खाना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा सो जाइए। अभी इस टाइम में क्या कर रहा है लोग, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल खेल रहा है। पूरी तरह से हम उसके कंट्रोल में आते चले जा रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल में आते चले जा रहे हैं। बहुत फास्ट हो गई। अब जब लाइन कटता था ना, उस समय पढ़ते पढ़ते तो डर लगता था। डर काहे लगता था, कोई अंकल जी बैठा गए, कोई या बाबूजी जी बैठा गया, बताओ पहाड़ा, बताओ 9 का, बताओ 8 का, बताओ 7 का पहाड़ा। तो पहाड़ा याद करना 12। अब तो हम लोग ऐसा हो गया कि 2 दूनी 4 भी, तो उसमें भी मोबाइल निकाल कर उसमें देखते हैं, 2 और 2 4 होता है। तो हमारा जीवन पूरा डिपेंडेंट होता चला जा रहा है गैजेट के ऊपर। हम कोई भी काम अपने, अरे भाई आपने उस मोबाइल को बनाया है, आपका क्रिएशन है, आप जैसा चाहोगे उसको कमांड दो। लेकिन वो अगर हम यदि बारीकी से यदि अपने जीवन को देखें, बारीकी से यदि अपने जीवन को हम एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि मेरे कंट्रोल में मोबाइल नहीं है, मोबाइल के कंट्रोल में या गैजेट के कंट्रोल में हम हैं। लोगों का लोगों से सर दूर होने का एक रीज़न ये भी है, जो हमने देखा है कि लोगों ने कभी लोगों पे, जैसे कोई अपने पिता का किसी बेटा से, या 2 भाइयों का, या पति पत्नी का, या फिर 2 दोस्तों का, आपस में कभी ना कभी किसी बात को लेकर भरोसा टूटा होता है, किसी बात से दूरियां आ गई होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं सर, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश की, पूरी दुनिया की बात कर लें, जिनके ऊपर एक मेंटल हेल्थ का भी इशू है, लोगों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे कंडीशन में लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए अगर किसी का किसी भरोसा टूटा हो या उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? जो भी उसका कंफर्ट जोन हो, जिससे वो बात कर सकते हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, उससे जा कर के बात करिए, आराम से बात करिए। जीवन जीने के लिए है, मरना तो सबको एक दिन ही है, कब किसका जीवन चला जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो अपने से क्यों जीवन को ख़त्म करना। ये जो सुसाइडल गतिविधियाँ बढ़ी है, उसको लेकर मेरा एक ही कहना है, संघर्ष का जीवन है। जीवन में जितना दिन रहोगे, आए हो तो संघर्ष करना ही होगा। अगर टूट करके ऐसे ही चले जाओगे तो एक माता और एक पिता के लिए, या आपके शुभचिंतक जो भी आपको प्यार करते हैं, भले ही एक ही क्यों नहीं हो, उनके लिए आप इतना बड़ा एक गैप दे करके जाते हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि लौट के नहीं आ सकता। इसलिए जीवन को जीने का काम करिए, संघर्ष करिए। कहीं कुछ लगता है तो मित्रों के साथ, अपने आत्मीयजनों के साथ बैठिए, बात करिए, क्योंकि आप किसी भी भरोसे के साथ, अपने माता के साथ, अपने पिताजी के साथ आधा घंटा बिता लेंगे ना, तो आपके सारे अवसाद खत्म हो जाएंगे। ये जो पारिवारिक रिश्ता, जो सामूहिकता वाला रिश्ता, जो नाना के घर जाना, नानी के घर जाना, मामा के घर जाना, ये सब खत्म हो रहा है। आप कई एक उदाहरण देखेंगे आज के आधुनिक समाज में। आपका बेटा यहाँ बोलता रहे मेरा बेटा अमेरिका में सेटल्ड है, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, बड़े गर्व से पिताजी कहते हैं, माताजी कहते हैं, समाज में भी उनके लिए बहुत आदर सम्मान होता है। फलाना का बेटा फलाना में इतना बड़ा, इसमें क्या हुआ। अभी मैं देख रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा है तो बेटा जो है वो स्काइप शॉट या किसमें है वीडियो से देख रहा है। वो बाप को भी लग रहा है कि भाई हमने तो बहुत किया, सक्सेसफुल बना दिया, लेकिन वो सक्सेस कैसा सक्सेस है, जीने के लिए क्या चाहिए। कोरोना के संकट काल में मैंने एक चीज़ को नज़दीक से देखा है, आदमी को जीने के लिए 2-3 ही चीज़ चाहिए, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए 2 समय का भोजन, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो मोह माया है। कोरोना में ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति, किसी से भी पूछ लीजिए तो लोग यही कहता था किस तरह से जीवन बच जाए,
हम फिर से मैदान में लौट जाएं खेलने के लिए, अपने मित्रों को देख ले, अपने आत्मीयजनों को देख ले, शादी ब्याह अटेंड हो जाए, पूजा फंक्शन, दुर्गा पूजा का पंडाल घूम ले। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये जो हर कचकच है, ये जो एक दूसरे के प्रति कंपटीशन है, जो ये लड़ाइयाँ, ये सब नहीं है। प्रेम मोहब्बत के साथ रहना है, जीवन को आगे लेकर के चलना है। ये जो ज्ञान उनके पास उस समय आया था, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया। जैसे जीवन आगे बढ़ी तो फिर वही हमें घेर लिया, फिर वैसे चले गए। सर अब इसको ख़त्म करने की ओर हम जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपने अब तक बहुत ही एक अच्छी ज़िंदगी जी है, बहुत ही शून्य से सच में शिखर तक आप आए हैं। इस समय प्रतिपक्ष के नेता हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि बाज़ारों में जो अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री का आप चेहरा हैं, बिल्कुल हूँ। बाकी आपकी पार्टी लाइन है, वो जो तय करें। बट हम चाहेंगे कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके घर वाले हों, आपके कार्यकर्ता हों, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें अंतिम में तो आप कह सकते हैं। मैं चंदन क्यारी के लिए कहना चाहता हूँ, चंदन क्यारी जैसे माँ बाबा और बाकी पूर्वजों ने जो नाम दिया चंदन क्यारी, ये चंदन क्यारी अपने आप में अद्भुत है। बहुत शानदार लोग हैं, बहुत कानून पसंद लोग हैं, और चंदन क्यारी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। चंदन क्यारी के नाम से आज अमर बावरी जाना जाता है। झारखंड के नाम से आज जो हमारी पहचान बनी है वो चंदन क्यारी से बनी है। मैं चंदन क्यारी को और पूरे झारखंड प्रदेश को और अपनी पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने ताकत से, मेरे जो भी क्षमता है, मेरी जो भी योग्यता है, उसके अनुसार इस देश के लिए, इस झारखंड के लिए, अपने चंदन क्यारी वासियों के लिए मैं अपना 100% दूंगा। और मोटरसाइकिल से मैंने विधायक बनने का काम किया था, आज यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है। उसको हमेशा इस बात के लिए चंदन क्यारी का ऋणी रहूँगा कि एक बिल्कुल आम से लड़के को आप लोगों ने इतने दूर पहुँचाने का काम किया है। अपने पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि एक साधारण कार्यकर्ता को आपने एक्नॉलेज करके आज यहाँ तक इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं सभी को बहुत, आज जो अमर बावरी जहाँ है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, चंदन क्यारी वासियों को, अपने पार्टी के लोगों को, जिसने भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सबको आज आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और उनको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ। बाकी ये थे हमारे साथ झारखंड बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष, सदन में बीजेपी के चेहरे श्री अमर कुमार बावरी जी, चंदन क्यारी से विधायक हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर हमने इनसे बात की है। जो कुछ छूट गया होगा हम आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बताइएगा। हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई राय हो, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अगले हमारे गेस्ट कौन हो, इन सभी चीज़ों को लेकर। सर सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये लोग, एक बार प्लीज़ आप अपने से कह दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोग बड़े अच्छे युवा साथियों का यह दल है पॉडकास्ट में। पर्दे के आगे बेहो जी हैं, पर्दे के पीछे 3 भाई और दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे पॉजिटिविटी के साथ झारखंड का निर्माण और झारखंड के लोगों का निर्माण कैरेक्टर वाइज, उनको अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें उनके तक पहुँचे और फिर वो डिसीजन करके आगे बढ़ें। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके लगातार फॉलो भी करें। आप सबका बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ओके सर।